हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाज कार्य और समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हालांकि ये जो प्रश्न आप सभी लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस शाम को 7 to 8 PM प्रोवाइड कराता हूं और वहीं एमपी सेट सोशोलॉजी की यानी समाजशास्त्र की क्लासेस मैं 8 AM to 9 AM प्रोवाइड कराता हूं। यदि आप एमपी सेट समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी क्लासेस की जो फीस रखी गई है मात्र 2000 रखी गई है और यह दीपावली तक है, यानी 31 अक्टूबर तक की ये क्लासेस की जो है फीस रखी गई है 2000। वहीं यूजीसी नेट सोशल वर्क जो बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं इसकी फ़ीस रखी गई है दीपावली तक के ऑफ़र में आप सभी लोगों के लिए मात्र 2500 रुपये में। आप सभी को इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यूनिटी क्रम में आपकी क्लासेस हो रही हैं, मॉक टेस्ट भी इसमें है, पीवाईक्यू भी रखा गया है इसमें। ठीक है, जैसे कि आज मैं आप सभी लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूँ। इसमें ना आप सभी लोगों के लिए विवाह का क्वेश्चन मिलेगा, परिवार से प्रश्न मिलेंगे, नातेदारी से प्रश्न मिलेंगे, अर्थव्यवस्था से प्रश्न मिलेंगे, राज्य शासन विधि से प्रश्न मिलेंगे, धर्म से प्रश्न मिलेंगे, शिक्षा से प्रश्न मिलेंगे, कानून और रीति रिवाजों से संबंधित आप लोगों के प्रश्न जो है इस पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है, यदि आप सोशल वर्क की क्लास या समाजशास्त्र की क्लास यानी यूजीसी नेट या एमपी सेट की क्लासेस आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी लोग नोट करिए। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी बातचीत कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हो। तो मेरा नंबर है 8506031308। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं यदि आप यूजीसी नेट की क्लास समाज कार्य में लेना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में भी, यदि आप एमपी सेट सोशोलॉजी की क्लास लेना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में भी। तो यूजीसी नेट सोशल वर्क की क्लास का टाइम मैंने आपको बता दिया है, शाम को है 7 PM और एमपी सेट की जो क्लास रखी गई है सोशोलॉजी के वो मॉर्निंग में है 8 AM। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पर हम लोग बातचीत करते हैं, इसके जवाब देते हैं। प्रश्न कहता है कि किसने अफ्रीकी जनजातियों यानी चोकटाह और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है। पहला ऑप्शन E.V. टायलर, दूसरा रेडक्लिफ ब्राउन, तीसरा इवोस प्रिचार्ड और चौथा B. मैलिनोवस्की। हालांकि इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, बताइए। किसने अफ्रीकी जनजाति में बेसिकली अध्ययन करने पर चोकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहे हैं। ओके, देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आप सभी लोगों को कि एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, लुई हेनरी मॉर्गन का नाम। इनके द्वारा एक 1871 में 1871 में इनकी रचना सिस्टम्स और कॉग्निटिव के आधार पर इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें ओमाहा प्रणाली के 6 प्रमुख नातेदारी प्रणालियों के बारे में चर्चा किया था। तो यदि प्रश्न ये बने कि ओमाहा प्रणाली की 6 प्रमुख नातेदारी प्रणालियों को किसने बताया था, या अफ्रीकी जनजाति चोकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना को अध्ययन करने में ओमाहा प्रणाली को 6 प्रमुख नातेदारी बताया है, तो वो नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, लुई हेनरी मॉर्गन का नाम। ठीक है, वो सही होगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यहाँ इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी माना जाएगा और बी विकल्प ही आपका सही है, रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका विकल्प। रेड क्लिफ ब्राउन ने तो सर शायद ऑस्ट्रेलिया में की थी। हाँ, इन्हीं अफ्रीकी जनजाति, इन्होंने अफ्रीकी जनजाति पर अपना यह स्टडी या अपना प्रोसेस जो है अफ्रीकी जनजाति पर किया है रेड क्लिफ ब्राउन ने। क्योंकि सन 1950 में ना नातेदारी को इसने जानते हो क्या कहा था, वंश पर आधारित एक सामाजिक संबंध है। उसी के रूप में 1950 में जो परिभाषा दी गई और फिर उसी समय इन्होंने चोकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का भी अध्ययन किया है। इसके आप लोगों ने एक इसका मैं कंटेंट आप सबको भेजूंगा, मानव शास्त्र में बेसिकली मिलता है इसका कंटेंट, ठीक है। और इंग्लिश में कंटेंट है उसका, आपको इजीली मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इसका सही जवाब बी रेड क्लिफ ब्राउन, ठीक है। फैक्ट का सवाल है ये, आप ध्यान रखेंगे, है ना, परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसी का जवाब आप लोगों को देना होगा। चलिए आगे बढ़ें, बताइए क्वेश्चन नंबर बात करें। अफ्रीकी परिवार और रिश्तेदारी प्रणालियों के बीच में अगर किसी ने जिक्र किया है तो वो याद रखिएगा रेड क्लिफ ब्राउन। दूसरा सवाल कहता है कि एक तथ्य जो अन्य सभी से अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों में या उसके अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? एक तथ्य जो अन्य सभी से अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह स्टेटमेंट किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो R.S. लोवी का नाम आपका करेक्ट होगा। ये जुलाई 2018 का पेपर था, उसमें प्रश्न पूछा गया था। विकल्प आपका पहला सही होगा। जनवरी 2017 में देखिए एक सवाल आया हुआ था कि तारावाड़ है एक प्रकार का, बताइए तारावाड़ एक प्रकार का है, यह किसके अंतर्गत आप रखेंगे कि ये नातेदारी का प्रयोग करता है या आवास का या विस्तारित परिवार का, किसका, या समुदाय का? क्या विकल्प होना चाहिए भाई? नहीं पता सर। देखिए यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि जो विकल्प आपका सी है विस्तारित परिवार, ठीक है, जो पार्ट यहाँ पर विस्तारित परिवार लिखा हुआ है ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तारावाड़ याद रखेंगे, एक प्रकार का होता है विस्तारित। ये जानते हैं क्या होता है प्लीज? तारावाड़ या तारावड़ी एक ऐसा शब्द है जो रिलेट कराता है महिला वंश को, मात्र सत्तात्मक को। तारावाड़ इस प्रकार का एक असामान्य मात्र सत्तात्मक महिला वंश की क्रियाओं को शामिल करती है, ठीक है। तो इसमें पतियों के, ठीक है, पति पत्नी के बारे में जो उसकी विशेषता बताता है या महिला का जहाँ वर्चस्व होता है, जहाँ मूल स्थानिक चीज़ें होती हैं, उन प्रक्रिया में तारावाड़ शब्द आता। तारावाड़ का शुद्ध हिंदी मूल स्थानिक होता है, ठीक है। और यह विस्तारित परिवार का पार्ट है, ना कि आवास, ना ही समुदाय, ना ही नातेदारी का प्रयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेखक और उसके दिए गए पुस्तक से संबंधित है, ठीक है। तो लेखक हैं G.P. मर्डोक, इनके द्वारा पुस्तक तो द रिलीजन्स ऑफ इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, ये विकल्प आपका सही होगा। K.M. कपाडिया की बात करते हैं तो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज। ई वेबस्टर मार्क की बात करते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर। मैक्स वेबर की बात करते हैं तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये पुस्तक है इनकी, आप इसे ध्यान रखेंगे, विगत वर्षों में ये सवाल आया हुआ है सर
सर मैक्स वेबर का कहीं ना कहीं नाम आता है सोशोलॉजी में और रिलीजन को लेकर के। मैक्स वेबर का नाम आता है सोशोलॉजी में और रिलीजन को लेकर के, जिससे फर्स्ट में बताया गया है, फर्स्ट बुक तो जो है। मैक्स वेबर तो भी जाहिर सी बात है उसका अब रिलीजन एंड, अगर आप बुक की बात करते हैं यहाँ पे तो उसकी किताब अलग परिपेक्ष में आती है ना। द रिलीजन ऑफ इंडिया करके आएगी, वहाँ सोशोलॉजी ऑफ हिंदूज बुद्धूज के प्रोसेस में ये किताब बन तो सकती है, इसकी भी बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि रिलीजन ऑफ इंडिया इसकी भी है, जीपी मर्डोक की भी है। चलो बाय द वे, अगर मैंने इसको यहाँ पे मैक्स वेबर का, ठीक है, मैक्स वेबर की एक पुस्तक है, मैं भी बता दूँ, और जीपी मर्डोक का भी है, लेकिन हिंदूज में और बुद्धूज में करके तो इसका साफ शब्द में ये लिखने की वजह से ना क्लियर हो जाता है मैक्स वेबर की किताब। ओके सर, ओके। हाँ, तो ये आप लगा भी सकते हो 1916 के दौरान में। चलिए ठीक है, इसको 1916 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ 1916 इनकी पुस्तक का नाम जो है मेंशन कर लिए। एक यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज, है ना। ये देखिए, विवाह की परंपरा की शुरुआत वैदिक काल से हुई थी और विवाह की प्रथा से जुड़ी हुई जितनी भी खास बातें हैं उस पर जिक्र किया गया है शॉर्ट हिस्ट्री एंड मैरिज पर, ठीक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज करके भी ये पुस्तक एक, देखिए, एडवर्ड वेस्टमार्क की भी किताब थी। एडवर्ड वेस्टमार्क की किताब थी, सन 1891 के दौरान मिलाई थी, लेकिन वो खंडों के रूप में आया था, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर वेस्टमार्क दिया गया है तो इस प्रोसेस में इसका नाम हम लोग लगा भी सकते हैं भाई कि 1891 है। फिलहाल आगे देखते हैं, एक किताब है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया करके, है ना। भारत में परिवार और विवाह की महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रही है ये। भारतवर्ष में विवाह और परिवार को लेकर चर्चा भी किया गया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है। के.एम. कपाडिया का नाम बड़ा फेमस रहा है इसमें, के.एम. कपाडिया का नाम इसमें, ठीक है। अब बचा है आपके सामने एक जीपी मर्डोक का नाम और बचा है एक टॉपिक सोशल स्ट्रक्चर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर में आप लोग को क्या नाम लगा देना होगा? मर्डोक का नाम, ठीक है। अब इसमें टालकाट पार्सन्स का नाम बेसिकली सही माना जाता है, ये सोशल स्ट्रक्चर में। हाँ, सोशल स्ट्रक्चर में। लेकिन अब सामाजिक संरचना यहाँ पे टालकाट पार्सन्स तो है नहीं, है ना। अब बचा यही विकल्प है और मर्टन भी ऑप्शन में नहीं है, तो जेपी मर्डोक का नाम यहाँ पर आप लोग लगा दीजिएगा सोशल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा, विकल्प देखिए, पहले का 4 है, फिर दूसरे का 3 है, फिर तीसरे का दूसरा है और पहले का चौथे का पहला। तो विकल्प आपका सी वाला जा रहा है यहाँ पे, है ना। यस। हाँ, तो विकल्प आपका सी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस आधार पर। देखिए, निम्न किसने यह कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में है? ये स्टेटमेंट है, परिभाषा है, आसान सवाल है, आप बता भी सकते हो। विकल्प होना चाहिए आपका यहाँ पर ई वेस्टरमार्क का, ठीक है। जुलाई 2016 में देखिए समाजशास्त्र के संदर्भ में सवाल था, निम्नलिखित में से किसने नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और रूप प्रस्तुत किया था? ये कुछ लेवी स्ट्रॉस। हाँ, सी लेवी स्ट्रोस का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल विकल्प आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, मातृ पितृ संबंधी अभिप्राय का मतलब यही होगा कि एक तो मातृवंशानुक्रम, एक पितृवंशानुक्रम, अतः आप विकल्प सी को लगाएंगे, इसका मतलब यही होगा। हाँ सर। जून 2014 में ये समाजशास्त्र का सवाल पूछा गया था कि यह किसकी युक्ति है कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 1 मॉर्गन। नहीं, यहाँ बेसिकली टालकाट पार्सन्स का नाम करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। विकल्प में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यह युक्ति पूछी गई थी क्या किसका स्टेटमेंट है जहां परिवार कि वे कारखाने जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। तो सही बात है, ये टालकाट पार्सन्स ने ये स्टेटमेंट दिया है और कहा भी है कि परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है,
परिवार ना समाज के उत्थान में योगदान देता है। परिवार बच्चों के कल्याण, जरूरतों और इच्छाओं का ख्याल रखता है। परिवार सामाजिक गुणों का पालना करता है। परिवार सहयोग, सहानुभूति, सेवा, नैतिकता जैसे गुणों का शिक्षण देता है। परिवार व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो टालकाट पार्सन्स ने दिया है, अतः विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसे क्या बोला जाता है? बता सकते हैं? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हैं आप? बिल्कुल। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो निर्वाहिका एक शब्द है। निर्वाहिका शब्द, देखिए जीवित रहने के लिए ज़रूरी न्यूनतम कुछ संसाधन होते हैं, है कि नहीं? ये बात आप सबको पता है ना, किसी क्रिया को करने के लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि निर्वाहिका का जो मीनिंग बनाया गया है, ठीक है, वो पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने का एक प्रकार का अनुरक्षण, या आप ऐसा कह लीजिए एक हेल्पिंग करना, या एक मेंटेनेंस या ट्रीटमेंट जैसे कंडीशंस यहाँ पे शामिल होते हैं। एक भत्ता है जो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और इसकी इंग्लिश बेसिकली मैं अगर आपसे कहूँ तो सब्सटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी इंग्लिश में निर्वाहिका के, या आप ये भी कह सकते हैं गुजर बसर करने के लिए कोई राशि दी जा रही हो, तो उसे भी हम निर्वाहिका शब्द से ही संबोधित करते हैं, गुजर बसर करने के। तो पति के द्वारा दिया जाता है पत्नी को, ठीक है। तो विकल्प यहाँ पर सी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण माना जाता है? तो आसान है, ये बेसिकली प्रत्याशित समाजीकरण का एग्जाम्पल माना जाता है। और सोशियोलॉजी में मैंने आप लोगों को ये बताया भी है, इसके बारे में, इसकी डेफिनेशंस जो है आप सभी को बताया भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 11 नंबर का क्वेश्चन, धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि का उदाहरण क्या हो सकता है? सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था हो सकती है, बिल्कुल। विकल्प आपका यहाँ पर बी ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? मीडिया। मीडिया नहीं है एजेंसी, समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। विकल्प आपका डी करेक्ट है, सही बात है यहाँ पे। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने बताया अभी आपको, विगत वर्षों के प्रश्न थे जो लास्ट टाइम में पूछे गए थे। अब आप देखेंगे थोड़े से कुछ इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बनेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने कहता है कि विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? किससे मानी जाती है विवाह की? सामाजिक संविदा। विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सामाजिक संविदा मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, यहाँ पे मानवीय इच्छा से होता है ना। ओके सर। आपका जो जाएगा इसमें विवाह के संदर्भ में सवाल था, और मैं आप सभी से कहूँगा कि यहाँ विकल्प आपका पहला करेक्ट होगा, ठीक है। विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो मानवीय इच्छाओं से मानी जाती है, ऑप्शन ए सही है। ईसाई धर्म में विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? ईसाई धर्म को रिलेट कराते हुए पूछा है विवाह का उद्देश्य। तो जवाब भी आपके सामने इजी तरीके से आ सकता है कि यहाँ मैंने आपको पढ़ाया भी था, है ना, विवाह के बारे में। तो उस परिस्थिति में बताया भी था यौन संतुष्टि। ईसाई धर्म में विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यौन संतुष्टि था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
ईसाई धर्म में विवाह का प्रमुख उद्देश्य यौन संतुष्टि था, तो हिंदू समाज में धर्म की रक्षा करना और धार्मिक संस्कार माना गया था विवाह को, है ना। और मुस्लिम विवाह का उद्देश्य क्या माना गया था? वैध संतानोत्पत्ति को जन्म देना, ये माना गया था, ठीक है। और जनजाति में विवाह का उद्देश्य क्या माना गया था? साथ साथ रहने का सामाजिक समझौता, ठीक है। तो ये दो चार बातें हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे सभी लोग, जो कि लिखा हुआ है। तो धर्म की रक्षा के लिए क्या ये बनेगा? हिंदू। हिंदू। धार्मिक संस्कार के परिप्रेक्ष्य हिंदू। तब भी हिंदू। और सामाजिक समझौता, है ना, जनजाति। जनजाति समुदाय में शादियों या विवाहों का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन में भी दिया है, आपको आसानी से मिल जाएगा। सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता विकल्प बी। निम्न विद्वानों में से किनका संबंध विवाह की परिभाषा देने से है? बोगार्ट, वेबस्टर, जॉनसन या सभी? सभी सर। बिल्कुल, आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होना चाहिए बी। किसने विवाह का एक संविदा के रूप में परिभाषित, मेलोनियस। एक संविदा के रूप में बात किया है? वह नाम आ जाता है मेलिनोवस्की, ठीक है। मर्डोक का एक साथ रहने या रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने के विवाह को मर्डोक ने बोला कि ये विवाह होता है ना। जॉनसन ने विवाह एक अस्थायी संबंध बताया था, जिसमें एक मनुष्य और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति मिलती है, उसे विवाह कहते हैं। वो जॉनसन की परिभाषा थी, है ना, वो यस। जॉनसन की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। बात करते अगले सवाल कि किसने विवाह को नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन हेड कहा है? फाउंटेन पेन हेड कहा है किसने? ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, और आप विकल्प बताएंगे क्या? लोवी का नाम। विकल्प आप सबका डी जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है? यस क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहाँ तक हो गया? 6 ना, हाँ। विवाह की विशेषता क्या है? ये सभी। विवाह की विशेषता में आप कह सकते हैं यहाँ पे कि दो विषमलिंगियों का संबंध भी है, आर्थिक सहयोग भी है, मानवीय सुरक्षा भी है, यथा विकल्प आप लोगों का डी सही हो जाएगा। विवाह संगी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति और कानूनी पंजीकरण है। यह उक्त परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑगस्ट एवं ग्रोवजी की द्वारा दी गई है। मर्डोक के अनुसार विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण। हाँ, यानी आप कह रहे हैं डी, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन आपका यहाँ पे डी ही करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। मजुमदार एवं मदान कौन सा विवाह का उद्देश्य बताया है? ऑप्शन डी। बिल्कुल, घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों का प्रवेश, प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण। ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट जवाब होगा। जिस विवाह में पति पत्नी की स्थिति समान होती है वो क्या कहलाता है? मोनोगेमी सर। ओके, जिस विवाह में पति पत्नी की स्थिति क्या है, कंडीशन समान है, तो उसमें हम लोग कहेंगे जोड़ा विवाह, यानी कपल। हाँ सर, मोनोगेमी में भी तो आता है एक समानता। देखिए मोनोगेमी में बेसिकली क्या होता है, और जोड़ा मैंने आपको बताया था, कपल जिक्र किया था जब क्लास हम लोग ले रहे थे, और वहाँ पे डिस्कस मैंने आप लोगों से मोनोगेमी के बारे में किया था। पहले मोनोगेमी को समझ लीजिए एक बार। मोनोगेमी एक बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक ऐसा विवाह है जहाँ आप सभी लोग कहते हैं कि एक पति या एक पत्नी, है ना। मोनोगेमी का मतलब यही होता है, यस। पति और एक पत्नी के बारे में जिक्र किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग इसको मोनोगेमी का नाम देते हैं। एक पुरुष एक स्त्री के साथ शादी करता है या विवाह करता है तो वह पार्ट बन जाता है मोनोगेमी का, या एकल विवाह का पार्ट बन जाता है। लेकिन एक
हमने जोड़ा विवाह होता है। जोड़ा विवाह का मतलब होता है बेसिकली कपल मैरिज, है ना। जोड़ा विवाह का जो आशय दर्शाया गया है वो कपल को दर्शाया गया है। अब ये क्या होता है, तो यानी कपल विवाह क्या होता है, एक प्रेम विवाह, एक प्रकार का प्रेम विवाह है जिसमें जोड़ा अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी करता है। यह विवाह बेसिकली बिना किसी अनुष्ठान, यानी आप ये कह लीजिए कार्यक्रम या प्रोग्राम या गवाह या दहेज के आपसी आकर्षण पर आधारित ना होकर वो बेसिकली अपने मन स्थिति या अपनी इच्छा के अनुसार होती है। तो जिस विवाह में पति पत्नी की स्थिति क्या हो जाती है, इक्वल है, समान है। हालांकि एकल विवाह में भी स्थिति समान होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राथमिकता आप एकल विवाह जोड़ा विवाह की बात अगर यहाँ से बनाया जा रहा है तो ऑप्शन आपको जोड़ा विवाह की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये प्रेम विवाह है। और एकल विवाह में क्या होता है कि जहाँ संयुक्त परिवार वगैरह है, वो आप देखते भी हैं, जो बड़े बुजुर्ग वगैरह होते हैं उस घर के मालिक, तो बेसिकली वो अपना आधिपत्य जमा के रखते हैं, तो वहाँ पे पति पत्नी की स्थिति समान नहीं हो पाती है ना। और जोड़ा विवाह में ऐसा देखने को मिलता है। तो भारत में विवाह के मुख्य रूप से दो प्रकार थे, जहाँ एकल विवाह और बहुल विवाह का पार्ट था, ठीक है। और इस सवाल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आप लोग बी को लगाइएगा, ना कि सी को लगाइएगा। सी विकल्प आपका गलत होगा। प्रश्न क्या था, विकल्प आपका बी करेक्ट माना जाएगा, कपल। क्लियर सर, क्लियर। यह एक प्रेम विवाह है जहाँ जोड़ा अपने माता पिता की सहमति के बिना विवाह करता है, वह क्रिया बेसिकली इसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 12, जो विवाह प्रथा जो है पोलिनेशियाई समाज में विद्यमान है, आपको मैंने शायद इसके बारे में भी पढ़ाया है। हाँ सर, सुनाया मुझे पता हुआ। क्या आप बता सकते हैं विकल्प यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो विवाह पोलिनेशियाई विद्यमान है उस विवाह का नाम आपको बताना है। मोनोगेमी, विकल्प बी है ना, विकल्प बी। इस तरह का विवाह का अधिनियम में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, लेकिन इस प्रकार के विवाह की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी गई है कि पुरुष अपने परिवार की अन्य विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता है, और यह प्रथा पोलिनेशियाई समाज में प्रचलित है। और यही सवाल था बेसिकली, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस समाज में भाई बहनों के बीच विवाह पाया जाता है? किस समाज में? अस्थाई, बेसिकली अस्थाई एक विवाह का पार्ट है, अस्थाई है। इसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, लेकिन इस तरह के विवाह की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि स्त्री परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी यौन संबंध अस्थाई या अस्थायी के रूप में स्थापित कर सकती है। तो ये पोलिनेशियाई समाज में, ठीक है, पोलिनेशियाई समाज में भाई बहनों के बीच यह विवाह पाया जाता है, ठीक है। मर्डोक ने बहुविवाह पद्धति का अध्ययन कितने समाजों का किया? 250। 250 सही सही जवाब होगा आपका। और एक भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है, भ्रातक ने ये भी आपको बता रखा है ना? भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है खस जनजाति में, नायर जनजाति में और कोटा जनजाति में, है ना। एक यस पति आपस में क्या होते हैं, भाई होते हैं, भाई। है ना। आपका विकल्प डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपति विवाह के लाभ है? बहुपति विवाह के लाभ बताने हैं, इसमें कौन से लाभ इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। सभी करेक्ट होगा। संपत्ति का बंटवारा ना होना, संतान का कम होना, आर्थिक सहयोग, और ऑप्शन डी। द्विपत्नी विवाह प्रमुखता पाया जाता है किस समाज में? मैसूर की हुलिया समुदाय में भी, मेडास समुदाय में भी, एस्कामो जनजाति में भी, यानी विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
द्विपत्नी। द्विपत्नी विवाह एक प्रकार का एक पुरुष एक साथ दो पत्नियां रखता है। साधारणतः पहली पत्नी के मायके जाने या अस्वस्थ रहने की स्थिति में और ब्रह्मचर्य बाधित होने की स्थिति में दूसरे विवाह की आज्ञा प्रदान की जाती है। और ये मैसूर की होलिया, मेडास और एशिमको और ऑर्गन जनजाति में यह विवाह देखने को मिला भी है। और एस्किमो में एक बात और याद रखिएगा कि वहाँ पे वृद्ध पुरुष और महिला की गला घोट कर हत्या की प्रथा भी पाई जाती है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 18। समूह विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18। माओरी जनजाति ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मायोरी जनजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सही जवाब। पिता द्वारा योग्य और चरित्रवान वर खोज कर अपनी पुत्री का विवाह करना कहलाता है क्या? ऑप्शन ब्रह्म विवाह। हाँ सर। किस समुदाय में विवाह एक समझौता है? अभी भी बताया है, जनजाति तो यहाँ पे लिखा नहीं है, जो समझौता सर मुस्लिम। मुस्लिम, हाँ यहाँ पे मुस्लिम। निकाह प्रस्ताव के बाद मेहर किसको दिया जाता है? लड़की को। बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 21। निकाह प्रस्ताव के बाद मेहर लड़की को दिया जाता है, इतना भी नहीं पता आपने करा रखा है यार। मुस्लिम समुदाय विवाह के दौरान वधू को दिए जाने वाले भेंट क्या कहलाता है? सर सी मेहर। मेहर आ गया सर। मुस्लिमों में तलाक का अधिकार किसके पास है? ये भी ऑप्शन सी सर। दोनों के पास है, दोनों के पास है। मुस्लिम समुदाय में तलाक कहाँ किया जा सकता है? लिखित या मौलिक। अब तो सर डी ऑप्शन आएगा। अच्छा, डी ऑप्शन। मुस्लिम समुदाय में तलाक कहाँ किया जा सकता है? अदालत में, बिना अदालत, लिखित और मौखिक, यानी ऑप्शन आपका डी। आपसी जी, आपसी सहमत से तलाक लेने की प्रतीक्षा अवधि कितनी है? प्रतीक्षा 6 माह सर। 6 माह। देखिए बात सही, आपसे सहमति की बात अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने सही बताया है। विकल्प जो जाएगा आपका वो ऑप्शन सी होगा, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 26। हिंदू विवाह किस अधिनियम से संचालित होता है? हिंदू विवाह। ऑप्शन ए सर। 1955। ऑप्शन सही जवाब है, 1955। किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार दिया गया था? मैंने आपको पढ़ाया है भाई, अभी हाल ही में आप लोगों को बता रहा था। राइट सर। नहीं बताया है? मुस्लिम विवाह विच्छेद आपको बताया कि नहीं बताया है? सर बताया है। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद मैं आपको बता दूं, आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रतीक्षा की अवधि अब 6 माह है। एक पक्ष के द्वारा तलाक मांगने की अवधि 3 साल से घटाकर 1 वर्ष दी गई है। ठीक है, एक चीज़ तो इसमें ये डिस्कशन हुआ है, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी डिस्कशन किया गया है, मुस्लिम में विवाह अधिनियम में एक 1937 है, उसमें स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिया जाएगा, और 1939 में अधिनियम में तलाक का अधिकार मिला जाएगा। तो इसके बारे में जिक्र किया गया था।
यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका विकल्प सी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को अन्य शारदा एक्ट। शारदा एक्ट सर, ऑप्शन है। शारदा एक्ट से बिल्कुल सही। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक किसकी है? मर्डॉक। और भी कोई? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली यानी परिवार समाज शास्त्र के बारे में बात हो रही है। यहाँ एल्मर की एक पुस्तक है ना। इन्होंने संयुक्त परिवार, एकल परिवार, परिवार के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसके आधार पे इन्होंने अपनी प्रोसेस बताया है और विकल्प आपका जाएगा 29 का भी। आगे, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। मर्डो। लूसी मेयर के अनुसार परिवार का कानूनी आधार क्या हो सकता है, बताइए। आर्थिक व्यवस्था। ओके, लूसी मेयर के अनुसार विवाह कानूनी आधार क्या हो सकता है? परिवार का कानूनी आधार विवाह हो सकता है ना। ये सही है। परिवार की प्रमुख विशेषता? ऑप्शन डी। एक निवास स्थान, रक्त संबंधी, अनिवार्य सदस्यता। किस विद्वान ने परिवार को समाज की कोशिका यानी सेल कहा है? प्लेटो। क्या होना चाहिए? प्लेटो। सॉरी, अगस्त काम्टे, प्लेटो कह रहा हूँ, अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे। परिवार को समाज की सेल, कोशिका का सेल यानी सेल, कोशिका मीन सेल होता है ना। और विकल्प यहाँ पर अगस्त काम्टे आएगा। परिवार को समाज की कोशिका कहा गया है और ये अगस्त काम्टे ने कहा है। परिवार की उत्पत्ति की शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक है? प्लेटो और अरिस्टो। प्लेटो और अरिस्टो, सही जवाब। पितृसत्तात्मक परिवार किन किन समुदाय में पाया जाता है? हिंदू, मुस्लिम भी, तीनों में है। ऑप्शन डी सर। मातृ सत्तात्मक परिवार किन किन समुदाय में पाया जाता है? मातृ सत्तात्मक परिवार किन किन समुदाय में पाया जाता है? डी, नायर, गारो, खासी। ऑप्शन आपका डी होगा। हिंदू समुदाय में उत्तराधिकार आधार होता है? पितृमागी। पितृमार्गी। उत्तराधिकार है। परिवार का वर्गीकरण के रॉल्फ लिंटन। परिवार का वर्गीकरण संबंधी विचारक, तो देखो W.L. वार्नर का भी नाम आएगा, रॉल्फ लिंटन का भी नाम आएगा, इवांस प्रिचार्ड का भी नाम आएगा। ऑप्शन डी सही होगा। 38 में डी आपका सही होगा। 1951 में सदस्यों की संख्या के आधार पर बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या होती कितनी? 10 से अधिक। विकल्प यहाँ पर क्या आएगा आपका? सी आएगा। 1951 में या 1951 के सदस्यों की संख्या के आधार पर बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या होती है 7 से 9 सदस्य, है ना। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 39 में आपको विकल्प लगाना होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, निम्न में से कौन सा परिवार के प्रकार ये है? ऑप्शन डी। जैविक कार्य, शारीरिक कार्य, समाज कार्य। हाँ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। वोटोमोर के अनुसार परिवार के कार्य क्या हो सकते हैं? ऑप्शन डी।
प्रजनन, भरण पोषण और आर्थिक कार्य, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 में किसने परिवार के मुख्य आधार भावनात्मक लगाव को माना है? एसी मेयर। भावनात्मक लगाव, आईपी देसाई, है ना, सी विकल्प सही होगा। संयुक्त परिवार की निम्न विशेषताएं क्या हो सकती है? संयुक्त परिवार, ऑप्शन डी सर, सामान्य रसोई घर, बड़ा आकार, तुलनात्मक। विकल्प डी। संयुक्त परिवार के दो दोष बता दीजिए। सर तीनों ही आएंगे, कलह का केंद्र, स्टोरी दूरदर्शन, कुशलता वगैरह। जो दोष हैं वो बेसिकली तीनों हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। संयुक्त परिवार की, संयुक्त परिवार के विघटन के प्रमुख कारक माना जाता है, बताइए क्या? तीनों ही माने जाएंगे सर, औद्योगिकरण भी, नगरीकरण भी। औद्योगिकरण भी, नगरीकरण भी, नए सामाजिक कानून भी, ऑप्शन डी सही होगा। बिल्कुल। नातेदारी की प्रमुख विशेषता क्या हो सकती है? मानसिक संतोष, वंश उत्तराधिकार और विवाह और परिवार का निर्माण, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ये सभी है ना, वंश उत्तराधिकार, यस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, नातेदारी संबंध में किस विद्वान ने प्राथमिक संबंधों की चर्चा की है? 47 विकल्प क्या? नातेदारी संबंध में किस विद्वान ने प्राथमिक संबंधों पर चर्चा की है? मर्डोक, है ना, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। फ्रेजर एंड फ्रायड ने परिहार का प्रमुख कारण किसे माना है? निषिद्ध यौन संबंध को। परिहार का मतलब क्या होता है? क्या चीज सर? सर परिहार का मतलब क्या होता है? अलगाव सर। ओके ओके। बिल्कुल। किस विद्वान ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है? डी, निमकाच भी है, जोन्स भी है, डेविस भी है। ठीक है। फोर्डे एवं हर्शकोविट्ज़ ने आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया था, मैंने ये भी पढ़ाया है। संकल, शिकार, कृषि, पशुपालन, विकल्प डी सही होगा। भारत में शिकार करने और भोजन एकत्र करने वाली जनजातियां हैं। राजी, कादर, चेंचू, ये सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा झूम हस्तांतरण कृषि का नाम है? पेड़ा, पेडू, बेबार, ये सभी, विकल्प डी आपका करेक्ट होगा। कौन सी जनजातियां लोहा गलाने वाली जनजातियां मानी जाती हैं? कोरवा, ऑप्शन बी। भारतीय जनजातियों में धर्म से संबंधित मुखिया को कहाँ जाता है? मुखिया को कहा जाता है, धर्म से संबंधित क्या कहा जाता है? दिहुरी, क्या बोला जाता है? दिहुरी। भील जनजातियों के मुखिया को कहा जाता है, बताइए क्या? भील जनजाति मुखिया क्या बोल रहा है? देशमुख। ठीक है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बाद देश भर में विकेंद्रीकरण के अंतर्गत किसका गठन किया गया था? 56 पंचायतों का, है ना। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, बताइए स्टेटमेंट किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? ये तो सर इमाइल दुर्खिम ने ही बोला था। हीगल है, विकल्प ए। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऑप्शन ए हीगल का नाम आएगा। ठीक है। हस्तक्षेप का राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया है? हस्तक्षेप का राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया था?
एडम स्मिथ, क्या नाम आएगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। सरकार के प्रकार कौन कौन? ये सभी। राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, ये डी। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के प्रकार में कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता होती है? कुलीन तंत्र, विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा मॉन्टेग्यू द्वारा दिया गया सरकार का वर्गीकरण नहीं है? निरंकुश। मॉन्टेग्यू द्वारा दिया गया सरकार का वर्गीकरण नहीं है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र। किस विद्वान ने संसद को वेश्या बोला है? संसद को वेश्या बोला महात्मा गांधी जी ने। ये तो करवाया था मैंने। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी। निम्न में से कौन सरकार के 3 अभिन्न अंग हैं? कार्यपालिका व्यवस्था। तीनों। तीनों। आपका क्या हो जाएगा? डी। निम्न में कौन सरकार के अंग विधि बनाने का कार्य करती है? तीनों ही बनाएंगे सर। बनाने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका अंग विधि बनाने का कार्य करती है। भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को कौन सा सदन शामिल है? केंद्रीय व्यवस्थापिका में कौन सा सदन शामिल है? लोकसभा, ऑप्शन डी। राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा दोनों में शामिल है। डी। निम्न में बताइए कौन सा कार्य सरकार द्वारा संपादित किया जाता है? कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी सभी, है ना? यस। विधि निर्माण और कार्यक्रमों का निर्माण। निम्न में से बताना है 67 में कि कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता है? ऑप्शन डी। विकेंद्रीकरण भी है, स्पष्ट विधि भी है, जनता की भागीदारी। निवेदन, राजनीति में जनता का भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन डी सही जवाब। ऑप्शन डी आपका क्या है? धर्म संबंधी अलौकिक शक्तियों का सिद्धांत दिया है, बताइए कौन? 68 जॉनसन। जॉनसन। धर्म के प्रमुख दोष बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? धर्म के प्रमुख दोष। डी। ऑप्शन डी। डी होगा। दोष भाग्यवादी, सोच, विद्वान और व्यक्ति के निष्क्रिय बनाता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, रिलीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसकी है? जो है रीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक, रिलीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक जॉर्ज मीड की है। मैंने कल नोट करवाया था, जॉर्ज मीड की है। क्यों? इसी की पुस्तक है ना, रिलीजन एंड सोसाइटी। अरे बताइए तो सही। रिलीजन एंड सोसाइटी धर्म और समाज से जुड़ी एक किताब, जिसमें धर्म और समाज से जुड़ी बातें बताई गई हैं। तो ये किताब दी गई है किसके द्वारा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दिया गया है कि नहीं? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका डी। किस विचारक ने धर्म को भावनामय आचार शास्त्र बताया है? 71 हाउस ने बताया। शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण में प्रमुख भूमिका क्या हो सकती है? 72 तीनों। नैतिक गुणों का विकास। शिक्षा का सामाजिक नियंत्रण में प्रमुख भूमिका, बौद्धिक विकास, सामाजिक, हाँ तीनों होगा। नैतिक, तीनों आपका होगा प्रमुख। तीनों आप विकल्प डी लगाएंगे। 72 में विकल्प डी होगा। बताइए आगे। वह वयस्क पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव जो अब तक वयस्क जीवन के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा का यह परिभाषा किसने दिया है? निम्न में कौन सा शिक्षा का एक प्रकार नहीं है? एजुकेशन का प्रकार नहीं है। प्रकार टाइप। आगमनात्मक। हाँ, आगमनात्मक शिक्षा, ये प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी।
शिक्षा के प्रकारवादी विचारधारा से संबंधित विद्वान का नाम बताइए। दोनों हैं सर। ये जी। बर्खिमा पार्सन्स का नाम आएगा। समाज की शिक्षा वयस्कता का निर्धारण समाज की वर्ग व्यवस्था द्वारा होता है, यह दृष्टिकोण किसका है? मार्क्सवादी का। ठीक है। फोकवेज नामक पुस्तक किस विद्वान की है? समनर की सर 1906। समझ से सर। 1906। प्रथाएं किस प्रकार की प्रतिमान है? अनौपचारिक। औपचारिक, बिल्कुल। और निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक प्रतिमान है जो सामाजिक नियंत्रण में विशेष भूमिका निभाता है? ये सभी। सभी सर। 79 ना? यस डी आएगा सर ऑप्शन। हाँ, डी सभी आएगा। प्रथा, रूढ़ियाँ, लोकरीतियाँ। लोकरीतियों का संबंध बताइए किससे है? विश्वासों से, आदतों से। हमारे अधिकांश दैनिक व्यवहार सर ये किससे प्रभावित विश्वास होता नहीं है? आएगा जी 80 में। 80 में क्या करें सर? सर दोनों आएंगे ना सर, विश्वास नहीं आएगा, आदत भी आएंगी, लोग भी। आदत, विश्वास। लोकरीतियों का संबंध विश्वासों से, आदतों से। हाँ बिल्कुल सही होगा। हमारे अधिकांश दैनिक व्यवहार किससे प्रभावित होता है? सर ऑप्शन ए। रीति रिवाज। ऑप्शन ए, लोकरीतियाँ, है ना? ऑप्शन ए आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 82। लोकरीतियाँ हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करती हैं और उनमें किसके द्वारा परिवर्तन होते हैं? तीनों द्वारा सर। बिल्कुल, मानव दर्शन, धर्म और आचार शास्त्र, यानी ये सभी। 83। निम्नलिखित विद्वान में से किनका संबंध रीति रिवाजों को परिभाषित करने से है? 83। सर मैकलन पेज भी है, ग्लिन भी है। सभी का नाम। रीति रिवाजों को परिभाषित करने वाले ये सभी विद्वान हैं। जनरीति समाज में मान्यता प्राप्त और स्वीकृति व्यवहार को प्रणालियां है, यह परिभाषा किसने दिया है? 84 का मैकाइबर पेज। लोकरीतियों को या लोकरीतियां की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? ये सभी हैं सर। हो जाएंगी। ठीक है। आलिखित भी है, मानवोपयोगी भी है, सामाजिक बंधन भी है। 86 देखिए, जब लोकरीतियां का हस्तांतरण पीढ़ी होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रथा। हाँ, सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रथा है, यह कथन किसका है? ये मैकाइबर एंड पेज का भी है और किंग्सले डेविस का भी है। विकल्प आप नहीं, डेविस का नाम नहीं है, विकल्प आप हटाइए, केवल ये भी मैकाइबर एंड पेज का। सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहारिक प्रथा है, वो केवल मैकाइबर पेज का। ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किसका संबंध प्रथाओं को परिभाषित करने से बताया है? पेज एंड मैकइवर। जी, सभी आएगा सर। मैकाइबर पेज का भी नाम आएगा, डेविस का नाम आएगा, सप्री का भी नाम आएगा। ओके सर। यहाँ पे सभी का नाम, किसका संबंध बताया प्रथाओं को परिभाषित करने के लिए, तो सभी ने बताया। निम्न में बताइए कौन सा प्रथा विशेषता है? प्रथा की विशेषता कौन सी है? 89 का भाई डी डी। होती है, फिर ये सभी हो जाएगा। डी सही है। प्रथाओं के उल्लंघन पर व्यक्ति के द्वारा समाज का व्यक्ति के साथ समाज क्या करता है? सर डी ऑप्शन डन। प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया, दंड थोड़ी ना, प्रतिक्रिया। प्रथाओं का निर्माण होता है ना? प्रथाओं का धीरे धीरे सर, धीरे निर्माण धीरे होता है, तो वो धीरे धीरे होता है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, धीरे धीरे होता है। निम्न में बताइए कौन सा से प्रथा का उदाहरण है? डी। पिता की आज्ञा का मानना, विवाह, जाति में विवाह करना, बाल विवाह। ऑप्शन डी। निम्न में बताइए कौन सा या से प्रथा का उदाहरण है? डी। बिल्कुल, छुआछूत, दहेज, मृत्यु भोज, यानी डी। लोकरीतियों का हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व पड़ता है? देखिए, हम सामाजिक सांस्कृतिक डी सर।
हमारी क्षमता को बढ़ाती भी है, उल्लंघन और अलगाव की भावना भी आती है। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, परिवार की उत्पत्ति और एक प्रमुख विद्वान का नाम दिया गया है ना? इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सर पहला होगा हिस्ट्री में अरस्तु का नाम, एक विवाही में वेबिस्टर का नाम, मात्र सत्तात्मक में विफ्राल्ट का नाम, प्रगतिवादी सिद्धांत में आगमन का। पहला विकल्प आपका सही है। यस सब सामने सामने है। 96 देखिए, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? 96 में तो राज्य व्यक्तियों की अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, यही स्टेटमेंट आपका सत्य है। ठीक है ना? राज्य व्यवस्था यस नहीं कर सकता, फिर उसके बाद राज्य न्यायिक परिवर्तन लाने के लिए कानून नहीं बना सकता है, तो बना सकता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन पहला आपका सही है, सत्य है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97 आपको बताने हैं कि फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया की किताब किसने लिखा है? पैट्रिसिया ओबराय ने, है ना? और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया की किताब किसने लिखा है? इरावती कर्वे ने। फैमिली एंड किनशिप आर स्टडी ऑफ एंड रूरल टी.एन. मदान किसका? टी.एन. मदान और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया अभी भी मैंने बताया था ना, कि मैंने कहा था अभी यस और है के एन कपाडिया का, अच्छा मर्डोक का नाम था वो दूसरे वाले में। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के एम कपाडिया का नाम आता है, मैंने भी अब नोट करवाया 1871, वो याद रखिएगा। विकल्प कौन सा गया है इसमें? पहले का, दूसरे का, एक विकल्प बी है, बताइए। यस यस 98 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताइए। विवाह के उद्देश्य परिवार का निर्माण और नातेदारी का विस्तार करना है क्या? सही बात है सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं। फिर कहता है कि समूह विवाह की प्रथा दोहरी जनजाति में पाई जाती है, ये भी बात सही है। फसिद विवाह एक प्रकार का अनियमित विवाह है, ये भी सही है। सही है तीनों सही है, तीनों करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, एक तरफ धर्म का उद्भव संबंधी सिद्धांत है, दूसरी तरफ प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं। जीववाद बताइए किससे संबंधित है? जीववाद किसने दिया था? मैंने कल सर ऑप्शन बी आएगा इसका। जी ऑप्शन बी आएगा सर। टाइलर। प्रकृतिवाद के बारे में किसने बताया था? मैक्स मूलर। प्रकारात्मक मेलोनोव्स्की ये मैंने बीच में आएगा सर। आज का आखिरी क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ 4 प्रकार के सरल अर्थव्यवस्था हैं, उनको सही क्रम में बताइएगा। पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। सर शिकारी आएगा सबसे पहले। पहले नंबर पे शिकारी, फिर सर सर्वाइवल, फिर यानी अब आप कहिए सर आपका हो गया कि चौथा झूम, फिर तीसरा कुटीर। ऑप्शन डी सही है कि नहीं? यस यस राइट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, है ना? इसकी वीडियो मैं भी अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर सर जी बताइए। हाँ सर, ये वाला सब क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा यूजीसी नेट में, क्योंकि सर हम यूजीसी नेट से। ठीक है सर, ओके थैंक यू।